नमस्कार प्यारे साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हमारी कक्षाएं हैं वह आज से क्या है रेगुलर चलेंगी, क्योंकि इन जो कक्षाओं का हमने संचालन किया है वह हमारी टीम ने साथ में बैठ के डिसीजन लिया है कि जो राजस्थान की आगामी परीक्षाएं हैं और उनसे संबंधित जो सिलेबस है उसकी भी हम चर्चाएं करेंगे आने वाली कक्षाओं में। और जो वैकेंसीज है राजस्थान की और भारत की भी है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो सामान्य जो मैथ होगी, रीजनिंग होगी, साइंस है, और राजस्थान का तो आपको पता ही है कि राजस्थान का जो कला संस्कृति है, भूगोल है और इतिहास है, उसमें मैथ रीजनिंग भी आ जाएगी। तो इन सभी की कक्षाओं का हमने आज से जो रेगुलर कक्षाएं डालना शुरू करेंगे जो हमारे चैनल है फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन पे। तो उसी की कड़ी को जोड़ते हुए जो आज हमारे टीम ने डिसीजन लिया है कि आज से जो कक्षाएं हैं रेगुलर इस चैनल पर आएंगी, जिसमें मेरे द्वारा राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ाया जाएगा, जिसमें आज जो पहली कक्षा है वह है राजस्थान का भूगोल। और आपका चैनल पर आने के लिए हार्दिक स्वागत है। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं आशा चाहूंगा कि आप सभी इसे आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो राजस्थान का जो भूगोल है, वैसे तो कक्षाएं हमने पहले भी लगाई हैं राजस्थान का भूगोल, क्योंकि ये हमारी क्या है पहली कक्षा है। तो इसमें क्या है कि जो राजस्थान का भूगोल है वो हम क्या करेंगे, सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे। सामान्य परिचय, जिससे हमें पता लगे कि राजस्थान जो क्या स्थिति रखता है अपनी विश्व में, भारत में। तो सामान्य परिचय में राजस्थान से संबंधित जितने भी तथ्य हैं हम इसे आज उजागर करेंगे। और आप सभी से आशा चाहूंगा कि आप यह राजस्थान की क्लास है और इसे आगे से आगे क्या है बढ़ाते रहेंगे और इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो राजस्थान का सामान्य परिचय के अंतर्गत पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये ले लेते हैं हम एक ग्लोब ले लिया। अब ये हमें पता है ये है 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि हमें जो भूगोल से संबंधित है, राजस्थान तो हमें पता है, भूगोल भी तो पता होना चाहिए कि राजस्थान की स्थिति का क्या है। तो यह है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। ग्लोब हो गया, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। हमें पता है राजस्थान की स्थिति यह है, क्योंकि जो कर्क रेखा है वह राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और यह जो स्थिति आती है यह उपोष्ण कटिबंध में आती है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यह जो स्थिति है राजस्थान की है, तो इसे हम यदि देशांतर रेखा लें, जिसे 0 डिग्री मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, देशांतर रेखा, तो हमें पता है 0 डिग्री के ऊपर है यह है उत्तरी गोलार्ध, यह है उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के जो नीचे है वह है दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद आता है कि देशांतर रेखा, जो इस साइड है वह है पूर्वी देशांतर यानी गोलार्ध, और जो इस साइड है वह है पश्चिमी गोलार्ध। इससे हमें दिशाओं का तो पता लग गया, और हमें पता है कि फिर जो राजस्थान है वह अक्षांश में तो है उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर में है पूर्वी गोलार्ध में। तो विश्व के अंदर जो राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति वह कहाँ है, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी पूर्वी है। कहाँ है विश्व में राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी में, यानी उत्तर अक्षांश रेखा के उत्तर में है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वह उत्तरी गोलार्ध में
राजस्थान है और जो देशांतर रेखा के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति होगी उत्तरी पूर्वी, जो विश्व के जो नजरिए से हम इसकी गणना करते हैं। फिर आता है जो एशिया महाद्वीप, कौन सा? एशिया, एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप में हमें पता है, एशिया महाद्वीप में ये सामान्य मैप है। एशिया महाद्वीप को हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की स्थिति में यदि हम देखें, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की स्थिति में देखें तो जो हमें पता है राजस्थान का है या स्थिति में भारत में, तो राजस्थान की स्थिति यहाँ है। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत यह स्थिति कहाँ आ जाएगी? ये आ जाएगी दक्षिण पश्चिम। कहाँ आ जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और जो अंत में आता है वह आता है भारत। कहाँ आता है? भारत। भारत के नजरिए से देखें तो दो भागों में बांट दिया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। स्थिति में राजस्थान है उत्तर पश्चिम में। हमें पता है राजस्थान इस स्थिति में है, तो कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। यह हो गया राजस्थान की जो दिशाएं हैं उसका सामान्य आधार। फिर आता है कटिबंध के आधार पर। यह उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, यहां जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, और ये आ गया अंत में शीत कटिबंध। तो राजस्थान की स्थिति है उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। किसमें आता है? यानी राजस्थान का जो जलवायु है वह उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ना तो ज्यादा उष्ण है ना ज्यादा शीत है, तो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसमें अक्षांश और देशांतर के आधार पर हमने देखा कि अक्षांश में जो उत्तरी गोलार्ध में और अक्षांश है वह कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री है वह कर्क रेखा है, और यहां 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो कर्क रेखा यह अक्षांश रेखा ही कहते हैं इसे भी, क्योंकि इसका नाम क्या है? 23.5 डिग्री का कर्क रेखा, अक्षांश ही कहते हैं इसे। और एक देशांतर जो 0 डिग्री मध्याह्न रेखा, देशांतर रेखा कहते हैं। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं इसका भी हमें पता होना चाहिए। अक्षांश और देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी का हमें ज्ञान करवाती है। कौन सी? पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी। पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी का हमें ज्ञान कराए वह अक्षांश रेखा है। इसका आधार से हम दूरी का पता लगा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की हमें दूरी का पता लगा सकते हैं, जिसमें एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक हमें जाना है तो कम से कम 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जिससे हमें क्या है? दूरी का पता लगा सकते हैं। इसमें देशांतर रेखा में भी यही है कि जो वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की हमें कोणात्मक दूरी का पता लगाए, जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी का पता लगाए
दूरी का पता लगाए, वह होती है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा से हमें किसका पता लगता है? समय का। समय का ज्ञान होता है देशांतर रेखा में। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक का क्या होता है? 4 मिनट। 4 मिनट का समय होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक की दूरी हम नापे तो 4 मिनट का आता है। अक्षांश रेखाएं होती है 181 और देशांतर रेखाएं होती है 360। तो ये हमें पता लग गया कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। फिर हम बात करते हैं करक संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में। हमें पता है सूर्य भूमध्य रेखा पर क्या है? सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि यहाँ सूर्य क्या है? दिन भर सीधा चमकता है और यहाँ पर क्या है कि ज्यादा गर्मी होने से जो जल है वो वाष्प में जल्दी बदलता है और वाष्प में बदलने के कारण वह जब ऊपर उठता है तो वो बादलों का निर्माण करता है। बादलों का निर्माण करने से यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। तो जहां ज्यादा गर्मी होगी वहां क्या होता है कि पानी भाप बनेगा, भाप बनकर बादलों का निर्माण होगा और बादलों का निर्माण होने के बाद बरसात क्या आती है? वहां अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और बरसात भी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। तो यह जो सूर्य है वह 21 मार्च को क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। फिर आता है कर्क रेखा और मकर रेखा। फिर 21 मार्च को जब सूर्य ऊपर की ओर उठता है तो 21 जून को यह कर्क रेखा पर होता है और इस दिन सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। इस दिन सूर्य चमकता है सीधा 21 जून को सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सीधा चमकता है जिसके कारण यहां क्या होती है? गर्मी ज्यादा हो जाती है। गर्मी होने के कारण 21 जून को क्या हो जाता है? जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु। 21 जून को जब कर्क रेखा पर होता है सूर्य तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति कहते हैं। फिर सूर्य वापस 23 सितंबर वापस नीचे आएगा। 21 जून से 23 सितंबर वापस नीचे आएगा। 23 सितंबर को वापस सूर्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर सीधा चमकेगा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर क्या है कि सीधा चमकेगा और वही स्थिति उत्पन्न होगी, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी। इसके बाद हम जाते हैं मकर रेखा पर। 22 दिसंबर 22 दिसंबर सूर्य आ गया मकर रेखा पर। मकर रेखा पर आने पर क्या होगा कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध है वहां शीत ऋतु आ जाएगी। तो 22 दिसंबर को जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहां पर क्या है? गर्मियों का मौसम होता है। क्योंकि हम ज्यादा जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसके जो दक्षिणी गोलार्ध में है देश बहुत कम है, समुद्र ज्यादा है, देश कम है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? देश ज्यादा है, यानी महाद्वीप स्थान स्थिति ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ज्यादा है। और समुद्र में हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मकर रेखा के पास है और ज्यादातर जो जमीन है महाद्वीप है वह आते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर क्या है? ग्रीष्म ऋतु होती है और उसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है। क्योंकि हम 22 दिसंबर जो 25 दिसंबर आता है क्रिसमस डे, वह सब सर्दियों का मौसम में मनाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण में जब होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वहां गर्मियों में मनाया जाता है। तो इसे जो 22 दिसंबर है इसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कहा जाता है। तो 22 दिसंबर को कहा जाता है मकर संक्रांति, 21 जून को कहा जाता है कर्क संक्रांति।
और 23 सितंबर और 21 मार्च, इस दिन सूर्य क्या है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सीधा चमकता है। तो यह स्थिति आपको पता होगी कि 21 मार्च फिर ऊपर कर्क रेखा पर आया 21 जून, फिर वापस नीचे 23 सितंबर, फिर आया मकर रेखा पर 22 दिसंबर। तो ये सूर्य की जो साल भर की जो दूरी है, ये समय के साथ 21 मार्च 21 जून 23 सितंबर 22 दिसंबर यही स्थिति चलती रहती है, जिससे गर्मियां सर्दियों का मौसम चेंज होता रहता है। तो ये स्थिति है, ये कटिबंध क्षेत्रों में बंटा हुआ है, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। यह स्थिति में क्या है, पृथ्वी को बांटा गया है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। फिर आते हैं हम राजस्थान के बारे में। राजस्थान की जो स्थिति है आप सभी को पता होगी। अक्षांश और देशांतर के जो हमने अक्षांश और देशांतर किए थे, क्योंकि किसी भी स्थान की यदि हम स्थिति पता करनी है तो वह अक्षांश और देशांतर से ही हम पता कर सकते हैं, जिससे हमें सुविधा हो। तो अक्षांश और देशांतर में जो अक्षांश है, क्योंकि हमें पता है कि जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित होगा तो भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री। तो यहां से हम ऊपर की ओर जाएंगे, जो अक्षांश रेखा आती है यहां, वह 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। फिर हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, फिर आती है 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट यह है अक्षांश, और दोनों आएंगे उत्तरी अक्षांश, क्योंकि दक्षिण में तो है ही नहीं, दक्षिण में है नहीं, तो उत्तरी अक्षांश ही आएगा। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश आगे, फिर आता है देशांतर। तो हमें पता है कि जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। तो यहां 0 डिग्री है तो यहीं से 1 2 3 4 चलेगा, तो 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ये हो गए पूर्वी देशांतर, क्योंकि पश्चिम में तो है नहीं तो पूर्वी लगेगा, पूर्वी देशांतर। तो इसका हम पता करते हैं कि जो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट ये हो गया उत्तरी अक्षांश। फिर है देशांतर की 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट यह है पूर्वी देशांतर। यह है स्थिति। यदि हम मैप में यह स्थिति लोकेट करें तो हमें क्या है, राजस्थान की स्थिति के बारे में पता लग जाएगी, राजस्थान विश्व के अंदर कहां स्थित है। तो यह अक्षांश और देशांतर हो गए। तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी, इसका हम पता करते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 829 किलोमीटर, 829 किलोमीटर। और जो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम है वह है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर की दूरी है। तो हम चर्चा करते हैं कि जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी क्या है। तो राजस्थान के जो उत्तर से दक्षिण तक की है वह 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की है 829
69 किलोमीटर। ये क्या है कि दूरी है उत्तर में और दक्षिण। तो उत्तर का जो श्री गंगानगर है उसमें आता है कोणा गांव, यह है श्री गंगानगर। और दक्षिण में है वह है बोरकुंड गांव, जो कहाँ है, बांसवाड़ा में। इधर है, यह क्या है, बांसवाड़ा में बोरकुंड गांव। जो दक्षिण में जो स्थान आता है राजस्थान में वह है बोरकुंड गांव। फिर आता है कटरा गांव, जो जैसलमेर के सम तहसील के अंतर्गत आता है। फिर आता है सिलाना, जो है धौलपुर में। तो उत्तर में जो गांव आता है वह है कोणा गांव, दक्षिण में है बोरकुंड गांव, फिर है कटरा जो पश्चिम में है, और पूर्व में है सिलाना धौलपुर। और उत्तर से पश्चिम तक की दूरी है वह है, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है 869 किलोमीटर। और पूरा यदि हम क्षेत्रफल की चर्चा करें 3,42,239 किलोमीटर। और जो इसकी आकृति की बात करें, जो पतंगा आकार की है, कौन से आकार की, पतंग के आकार की यह स्थिति है। विषम कोणीय चतुर्भुज भी कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज की स्थिति है राजस्थान की। तो यह है राजस्थान की जो हमने अक्षांश और देशांतर की है, जो दूरी की है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो राजस्थान का जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सीमाएं हैं वह कितनी कितनी है और कौन कौन से राज्यों से लगती है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो राजस्थान की सीमा है, कुल सीमा की चर्चा करते हैं। राजस्थान की जो कुल सीमा है वह है 5,920 किलोमीटर। जो पूरे जो राजस्थान की सीमा लगती है वह कितनी है, 5,920 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर। और यदि हम 5,920 किलोमीटर में 1,070 किलोमीटर घटा दें तो इससे हमें क्या है, अंतरराज्यीय सीमा, जो राज्यों से लगी हुई सीमा है वह हमें पता लग जाएगी। कितनी आएगी, 4,850 किलोमीटर। कितनी होगी, 4,850 किलोमीटर। यह है अंतरराज्यीय सीमा। और यह अंतरराष्ट्रीय सीमा जो हमें पता है किससे लगती है, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से लगती है। यह हो गया कुल सीमा 5,920 किलोमीटर, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो 1,070 किलोमीटर लगती है, राजस्थान के कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो यहां हमें पता है पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ जो हमारे जिले लगते हैं वह है गंगानगर, श्री गंगानगर, फिर आता है बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, याद करनी, SBBJ, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। सीक्वेंस तो ये रहेगा, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये है सीक्वेंस जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। अब कितनी कितनी सीमा लगती है इसकी भी चर्चा करते हैं। तो श्री गंगानगर के साथ लगती है 210 किलोमीटर, बीकानेर के साथ लगती है 168 किलोमीटर,
फिर है जैसलमेर के साथ लगती है 464 किलोमीटर। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। और जो बाड़मेर के साथ लगती है वह लगती है 228 किलोमीटर। तो ये सभी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह 1070 किलोमीटर। तो ये सीमाएं लगती है गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर, 168 किलोमीटर लगती है बीकानेर के साथ, 464 किलोमीटर लगती है जैसलमेर के साथ और 228 किलोमीटर लगती है बाड़मेर के साथ। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह लगती है। उसके बाद हम जो बाकी जो सीमाएं हैं जो राज्यों के साथ लगती है उसके हम आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज जो हमने राजस्थान के बारे में सामान्य चर्चा की है कि राजस्थान विश्व में, भारत में और जो एशिया महाद्वीप है उसमें कौन सी स्थिति रखता है अपनी, और उसके बाद हमने सीमाओं का निर्धारण किया और इसके बारे में जो अक्षांश और देशांतर है उसके बारे में हमने पता किया। तो ये जो आगे वाली क्लास है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी और इसके जो आगे टॉपिक है वह भी हम सीक्वेंस वाइज करते रहेंगे। और इसी के साथ जो राजस्थान की क्लास है इसके साथ अब जो अगली क्लास है वह भी आपकी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें साइंस होगी, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर की और जो करंट जीके है उसकी भी क्लासें रहेंगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आपका कोई सुझाव है वह कमेंट बॉक्स पर आप दे सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।